अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स फॉल अपार्ट नावल जो है मॉडर्न नावल चिन्नू अकीबी का। इसमें प्लेस ऑफ वुमेन क्या है, औरतों को क्या मुकाम दिया जाता है, औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, फ़ीमेल को जो है किस तरह से उनके साथ पेश आया जाता है, उनके साथ कैसा बिहेवियर रखा जाता है। उसकी ये क्वेश्चन आपको फेमिनिज़म के तौर पर भी आ सकता है या फिर चिन्नू अकीबी एज अ फेमिनिस्ट के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लेस ऑफ वुमेन भी पूछी जा सकती है, प्लेस ऑफ फीमेल भी पूछी जा सकती है। तो आपने इसी क्वेश्चन को करना है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चिन्नू अकीबी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट अफ्रीकन नॉवलिस्ट। ये जो है ना बहुत बड़ा अफ्रीकन नॉवलिस्ट है। ही टीच अस अ ग्रेट डील अबाउट आइबो सोसाइटी। इसने हमें आइबो सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, बहुत चीज़ें सिखाई हैं। ही ट्राइज टू आइबो मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स एंड द रोल ऑफ वुमेन इन प्री कॉलोनियल अफ्रीका। उसने जो है ना मजाकिया अंदाज में और कुछ मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए कि प्री कॉलोनियल अफ्रीका में औरतों का क्या मुकाम था, औरतों के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाता था, ये सारा कुछ बताने की कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द वुमेन करेक्टर्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट वर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक कोर्स। कि ज़्यादातर जो फीमेल करेक्टर थी, ज़्यादातर जो औरतें थी थिंग्स फॉल अपार्ट में, वो सिर्फ अपने घर के कामों तक जो थी ना वो लिमिटेड थी। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड होना। दे वर बर्न टू ओबे देयर हस्बैंड्स एंड नेवर टू क्वेश्चन देयर अथॉरिटी। कि उनको जो था ना सिर्फ पैदा ही इसलिए किया गया था कि वो अपने हस्बैंड्स की, अपने शोहरों की जो है फर्माबरदारी करें और उनकी अथॉरिटी पे कोई उनको सवाल करने का भी हक नहीं था। दे वर फैटी टू सेटिस्फाई मैंस लस्ट फॉर सेक्स। और उनका जो था ना उनके मुकद्दर में बस ये लिख दिया गया था कि उन्होंने मर्द की जो है अपने शोहर की जो है सेक्स की जो हवस होती है उसको बुझाना है, उसको पूरा करना है। गिविंग बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, उसके बच्चे पैदा करना है। एंड ब्रिंगिंग अप देम, और उनकी परवरिश करना है। In addition to their womanly duties, they had to work with their men during sowing and harvesting season. इसके अलावा जो है उन औरतों की ड्यूटीज़ में ये भी शामिल था कि उनको जो है वो फसल की कटाई में और उसकी जो होती है ना हार्वेस्टिंग वगैरह, उस सीज़न में बीज बोने में जो था ना उनके साथ सख्त मेहनत करना पड़ती थी, साल लग के सारा काम करवाना पड़ता था। मैंस क्रॉप वाज जाम, जो मर्दों की जो फसल थी ना वो याम थी। एंड वुमेंस क्रॉप वाज मेज़, और औरतों की जो फसल थी मेज़ थी, मकई थी, बीन्स थे एंड वेजिटेबल्स थी। मतलब औरतें जो थी ये फसलें उगाया करती थी। देयर रियर्ड पोल्ट्री, वो पाला करती थी पोल्ट्री, मुर्गियाँ एंड कोट्स टू कैटर द सप्लाई या फैमिली फूड। इसके अलावा यानी जो गायें और बकरियाँ वगैरह होती है ना, ताकि और फैमिली के लिए जो दूध का इंतज़ाम कर सके। मतलब यानी उनकी उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता था कि उन्होंने घर के काम भी करने हैं, हस्बैंड को भी खुश रखना है, मुर्गियाँ भी पालनी हैं, बकरियाँ गायें भैंसें भी पालनी हैं। इट वॉज हर ड्यूटी टू क्लीन, वाइट वॉश एंड डेकोरेट देयर हाउसेज ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। और उनकी ड्यूटी ये भी होती थी कि उन्होंने जो है ना कोई भी ख़ास मौका है, कोई सेरेमनी है, तो उसके मौका पे घर को डेकोरेट करना है, वाइट वॉश करना है, सफ़ेदी वगैरह करवानी है। दे हैड टू गो टू मार्केट टू परचेज हाउस होल्ड कमोडिटीज़। उसके अलावा उनको जो है मार्केट बाज़ार भी जाना पड़ता था घर घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने के लिए। वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन देयर ट्राइबल मीटिंग डिस्क्राइबिंग। अब जो वहाँ की औरतें थी ना उनको जब उनके कबाइल की कोई मीटिंग वगैरह होती थी तो या फिर कोई ख़ास फैसला होना होता था तो उसमें औरतों को शामिल नहीं किया जाता था। इट वॉज क्लियर फ्राम द वे द क्राउड स्टूड और सेट। यानी अगर कोई भी जो मीटिंग है वो बैठी है या खड़े हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। द सरमनी वॉज फॉर मैन। वो जो सरमनी होती थी सिर्फ मर्दों के लिए होती थी। देयर वर मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें होती थी, बट दे लुक्ड ऑन फ्राम द फ्रिंज लाइक आउटसाइडर। मतलब लेकिन वो सिर्फ साइड पे खड़े होकर ना जैसे बाहर के लोग देख रहे होते हैं ना उनकी तरह सिर्फ आउटसाइडर्स की तरह देख सकती थी। लेकिन वो कोई भी उनको डिसीजन में शामिल नहीं था किया जाता, उनको उनसे कोई मशवरा नहीं था लिया जाता। दे वर नॉट इन्वाइटेड टू स्टे व्हेन मेन वर इंगेज इन एनी डिसीजन। उनको नहीं बुलाया जाता था जब भी कोई फैसला किया जा रहा होता था। जो भी फैसला होता था वो मर्द ही करते थे। दे डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मैस्क्वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग द जुडिशरी एंड एंसेंट्रल स्पिरिट्स। ये कोटेशन आप कट कर दें, ये आपने नहीं करनी। ऑन द अदर हैंड अ मैन कुड मैरी सेवरल वुमेन। इसके अलावा जो था एक मर्द को इजाज़त थी कि वो कई कई शादियाँ कर सकता था। देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ पेइंग ब्राइड प्राइज टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल फ्राम द सूटर साइड। वहाँ पे एक और रवाज ये था कि ना वो दुल्हन की जो थे ना वो कीमत अदा कर देता था जो मर्द होता था, और फिर वो यानी उस पर समझता था कि मैंने इसको ख़रीद लिया है, ये मेरी गुलाम है और मैं इसके साथ जैसा सलूक रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ओकानकोस कुड नॉट मैरी इक्वी फी एट फर्स्ट। वो जब इक्वी फी से वो शादी करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको ख़रीद सके। बिकॉज ही वॉज टू पुअर टू पे ब्राइड्स प्राइस। क्योंकि उसके पास दुल्हन की कीमत अदा करने के लिए रकम मौजूद ना थी। इफ़ अ वुमन वांटेड टू गिव अप हर हस्बैंड, अगर कोई औरत अपने शोहर को छोड़ना चाहती थी, हर पेरेंट्स हैड टू गिव बैक द ब्राइड प्राइस। और अगर तो फिर वो उस औरत के जो पेरेंट्स होते थे, उसके जो वालदेन होते थे, उनको उन्होंने जो उसकी कीमत ली होती थी, जो पैसे लिए होते थे, वो उनको वापस करना पड़ते थे। सेवरल वाइफ्स ऑफ अ मैन लिव्ड इन फुल कोऑपरेशन।
अब इतनी इतनी बीवियाँ होती थी एक एक आदमी की, और वो सब एक दूसरे के साथ जो बहुत कॉपरेशन के साथ मिलजुल के रहती थी। विद वन अनदर गिविंग बर्थ टू ट्विंस वाज कंसिडर टू बी इल ओमेन। और अगर किसी भी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाती थी तो वो एक अशुभ वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, अपशगुन समझा जाता था, एक बुरा जो होता है ना वो कंसिडर करते थे इसको। एंड द ट्विंस वर थ्रोन इनटू द इवल फॉरेस्ट। और जो होते थे ना, जो ट्विंस बच्चे होते थे उनको इवल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता था। A woman is bought and sold for a bright price, so many cowries shell for her so that she may obediently to do men's bidding for the rest of her life। अब एक औरत को जब कभी बेचा जा रहा है, कभी ख़रीदा जा रहा है, उसकी कीमत अदा की जा रही है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो थी ना इस तरह ही मर्द की फरमाबरदारी में, उसकी जो गुलामियाँ करने में ही गुजर जाया करती थी। जेंडर एंड द रेशियल सेग्रीगेशन इन आइबो इज़ फर्दर इन्फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक इन्वॉल्व इन मैरिज द राइट्स ऑफ एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन ऑफ वुमेन। यानी आइबो सोसाइटी में जो औरतों के साथ सलूक किया जा रहा था, वो सिस्टम जो था बड़ा पुअर था कि वो किस तरह से वो शादी के नाम पे यानी कीमतें अदा करते हैं, किस तरह से जो है उन्होंने ना वो रिलेशंस का एक दूसरे के साथ मजाक बनाया हुआ है। एंड व्हेन अ वुमन डाइज, और जब कोई औरत मर जाती थी आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस टू हर हस्बैंड, अब एक औरत की जब मौत हो जाती थी कि उसने इतने साल अपने शोहर की खिदमत की है, पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत में गुजार दिया, हर कॉर्प्स, उसकी जो लाश होती थी, जो उसकी डेड बॉडी होती थी, सेंट बैक टू हर एंसेस्ट्रल विलेज and her kinsmen bury her as Okonkwo's mother dead body was returned to roughly 30 years before Okonkwo seeking refuge there। अब क्या था कि यानी उनकी जब अगर किसी भी औरत की जब डेथ हो जाती थी तो उसकी जो डेड बॉडी होती थी ना, उसके वो मायके वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को वापस कर दी जाती थी कि वो इसका बरियल करेंगे, वो इसको जो है इसकी दफन तदफीन वगैरह का और जो इंतज़ाम होता है ना सारा वो उसके मायके वाले करते थे औरत के। वो सिर्फ उसकी डेड बॉडी जो थी ना उसको वापस भेज देते थे। जैसे कानको की जब मदर की डेथ होती है ना, तो उसको भी ऐसा ही होता है कि जो उसको उसके जो भाइयों का गाँव होता है ना वहाँ पर वापस भेज दिया जाता है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ किंसमैन टू गिव द डेड वुमेन अ डिसेंट बरियल। अब उसके किंसमैन की, उसके मायके वालों की ड्यूटी होती थी कि वो उसको एक अच्छा सा बरियल दे, एक अच्छे से उसकी तदफीन का इंतजाम करे। जेंडर पोजीशन इन माफिया आर स्ट्रक्चर्ड इन टर्म ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। मैन लिव इन देयर ओन हॉबीज वेयर वुमेन विजिट देम एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड व्हाइल वुमेन लिव इन अ स्मॉलर हट्स के। यानी और उन्होंने इस नावल में यानी माफिया की जो फीमेल की जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, फीमेल की जो सीट दिखाई गई है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि यानी वो वहाँ पे मर्द जो है वो राज करते हैं, मर्द जो है वो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन औरतें जो है ना वो सिर्फ उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए होती हैं, उनकी जो है ना ज़रूरियात पे पूरा उतरने के लिए होती हैं। और जो औरतें होती हैं ना उनके लिए छोटे छोटे जो थे ना वो झोंपड़ियाँ, छोटे छोटे घर बनाए जाते थे। मतलब जैसे ओकानको था ना, उसकी 3 बीवियाँ थी, तो उसने उनके लिए 3 झोंपड़ियाँ, 3 हट्स जो थे वो बनाए हुए थे कि तीनों उसमें लैदा सी रहती थी। अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल रूल्स एंड रेगुलेशन द ट्राइबल आउट वाइफ बीटिंग। अब जो उनके एक और बड़ा बुरा उनके वहाँ रूल था कि ना वहाँ पे औरतों को बीवी को मारने की इजाज़त होती थी, ये कोई गुनाह नहीं समझा जाता था। विद इन द नावल ओकानको बीट्स हिज सेकंड वाइफ व्हेन शी डिड नॉट कम होम टू मेक हिज मील। ओकानको जो होता है ना वो अपनी दूसरी बीवी को इस नावल में मारता है जब वो खाना बनाने के लिए उस घर पे वापस नहीं आती। ही बीट्स, यहाँ पे बीट्स वर्ड आएगा, ऐसे लगा लें, ही बीट्स हिर सिवरली एंड वाज पनिश्ड बाय द प्रीस्ट ओनली बिकॉज ही बीट हर ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस। सिर्फ उसको जो थी ना सज़ा उसको मारने पे तब मिलती थी अगर वो यानी इनका ना एक अमन का जो हफ्ता होता है ना, वीक ऑफ पीस होता है, तो उसमें जो है कोई भी इस तरह का किसी को मारने की या कुछ कहने की इजाज़त नहीं होती। तो उसमें जो था वो उसमें अगर वो जब मारता था ना तब उसको वो सज़ा मिलती थी, नहीं तो इनके यहाँ कोई भी ये इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता था कि औरतों के साथ मिसबिहेव किया जाए या उनकी मार पिटाई की जाए। ही बीट्स हर अगेन when she referred to him as one of those guns at the never shot when a case of wife beating comes before the ego he find। ये लाइन स्किप कर देंगे, ये पैराग्राफ आपने यहाँ तक ही करना है। ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस डिस्पाइट ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन, इन तमाम पाबंदियों के बावजूद ऑन आइबो वुमेन, आइबो में रहने वाली औरतों पर है कि भी शोज डैट दे आवर आल्सो गिवन सम इम्पोर्टेंट रोल्स टू वुमेन। इसके अलावा वो कहता है कि एकीबी ने फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स भी दिए हैं, उनको इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ भी दी हैं, उनका एक अहम किरदार भी है नावल में। फॉर इंस्टेंस वुमेन पेंटेड द हाउस ऑफ द इविगो। या उनके जो वो होते हैं ना कोई ख़ास जो उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे उनके गॉड्स वगैरह होते हैं, उनके घर को पेंट करने की जिम्मेदारी जो थी वो वुमेन की थी। फर्दर मोर द फर्स्ट वाइफ ऑफ अ मैन इन द आइबो सोसाइटी इज़ पेड स्पेशल रिस्पेक्ट। इसके अलावा जो भी किसी भी आदमी की जो फर्स्ट वाइफ होती थी ना उसको एक ख़ास मुकाम, ख़ास रिस्पेक्ट दी जाती थी। इन थिंग्स फॉल अपार्ट ड्यूरिंग द पाम वाइन सेरेमनी एट नवाकी बी ओबी अनासी नवाकी बीज फर्स्ट वाइफ वाज लेट वाइल द अदर्स वाइफ्स कुड नॉट रिंग बिफोर। यानी उनकी ना एक
सेरेमनी थी जिसमें जो थी ना कोई स्पेशल वाइन थी, तो वो सबको मिलना थी, लेकिन वो सारी वाइफ जो थी ना उसके वहाँ पे पहुँच चुकी थी ओकानको की, लेकिन जो फर्स्ट वाइफ थी वो नहीं थी पहुँची। तो किसी भी दूसरी वाइफ को वो वाइन पीने की इजाज़त नहीं थी जब तक वो फर्स्ट सबसे पहले आके फर्स्ट वाइफ ना पी ले। द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स रोल बिकम डियर व्हेन ओकानको इज एक्साइल्ड टू हिज मदरलैंड। इसके अलावा औरतों की अहमियत जो है वो हमें नज़र आती है कि जब ओकानको को जो था ना उसने किसी आदमी के जनाजे में जितना अपने वो जब वो खराज तहसीन पेश कर रहे थे तो उसने किसी को मारना था, उसके गलती से ना उसकी गन से एक पिस्टल जो थी वो किसी आदमी के को लग गई थी, जो फोर्थ हुआ आदमी था ना उसका बेटा था। तो फिर उसको 7 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया था, गांव से निकाल दिया गया था सजा के तौर पे। तो फिर उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो अपनी माँ के गाँव में चला गया था, वहाँ उसने 7 साल गुजारे थे। हिज अंकल ओकेंडो नोटिसिंग कॉन्कोस डिस्ट्रेस फ्रिक्वेंटली एक्सप्लेन्स हाउ कॉन्को शुड व्यू हिज एक्साइल। अब ओकानको जो था ना उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसका ओकानको के जो अंकल थे ना उसने इस चीज़ नोट की थी कि ओकानको जो है वो किस कदर परेशान है, और उसने बताया था कि उसको अपने जो एक्साइल के बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, और उसको पनाह दी थी उसके जो मामू थे ना, अ मैन बिलोंग्स टू हिज फादर लैंड व्हेन थिंग्स आर गुड एंड लाइफ इज़ स्वीट। अब जो है इसके बारे में कोटेशन है कि आदमी जो जब वो अच्छी हालत में होता है, अच्छे हालात से गुजर रहा होता है, तो उसके जो लोग होते हैं ना वो व्हेन थिंग्स आर गुड एंड स्वीट, तो वो जब अच्छे हालात में था तब वो अपने बाप की जगह पे रहता है, बाप के इलाके में रहता है। बट व्हेन देयर इज सॉरो एंड बिटरनेस, लेकिन जब उस पर बुरे हालात आ जाते हैं, बुरा टाइम आ जाता है, उस पर गम आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, ही फाइंड्स रिफ्यूज इन हिज मदरलैंड। तो फिर वो अपनी माँ के इलाके में चला जाता है, अपनी मदरलैंड में जाके जगह लेता है, पनाह लेता है। बट अबव इज द डिसमल फेज ऑफ वुमेन्स फेट एज पेंटेड बाय एकीबी। इफ वी स्टडी आइब अफ्रीकन सोसाइटी हिस्ट्री वी वुड कंट्रोल सर्टन स्फीयर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ जस्ट एज मैन कंट्रोल्ड अदर स्फीयर्स। अब क्या है कि एकीबी मैन ने जो सोसाइटी में और औरतों की जगह बताई है, अफ्रीकन हिस्ट्री में औरतों की जगह बताई है कि यानी कुछ इलाके हैं जहाँ पे औरतों को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस जो दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन दी जाती है, और वो कहता है कि हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। जैसा कि मर्दों को सारे अख्तियारात होते हैं, ऐसे औरतों को भी होने चाहिए। वुमेन वर परसीव्ड इन पोसेस सुपीरियर स्पिरिचुअल वेल बींग एंड हेडेड मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल कट्स एंड श्राइन्स। ये लाइन स्किप कर दें, ये नहीं करनी आपने। इन एकेबिस नॉवल फॉर एग्जाम्पल द ओरेकल इज सर्व्ड बाय अ प्रीस्टेस, वुमेन कुड ऑल्सो गेन स्टेटस बाय अमेजिंग वेल्थ। ये पैराग्राफ स्किप कर दें, यहाँ से आपने नहीं करना, ये पैराग्राफ आप यहीं तक करेंगे, कंट्रोल अदर स्फीयर्स तक। इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से डैट थिंग्स फॉल अपार्ट शोज़ द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर के थिंग्स फॉल अपार्ट में असल में चिन्यू एकीबी ने जो ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर था ना, वहाँ का जो सकाफत थी उसको बताने की कोशिश की है, और उसमें जो है औरतों का मुकाम क्या है, औरतों के क्या क्या स्टेटस हैं, कहाँ कहाँ पे उनको डिग्रेड किया जाता है, कहाँ कहाँ पे उनको जो है ऑनर दिया जाता है, सारा कुछ हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।